नमस्कार साथियों, जय हिंद। संकल्प परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम जिला दर्शन के अंतर्गत राजसमंद के पार्ट 4 की बात करने वाले हैं। मतलब अब तक हमने जो चित्तौड़ या गुहिलों का इतिहास पढ़ा है उसमें हमने प्रारंभ गुहिलादित्य से लेकर माणा उदय सिंह जी तक का जो इतिहास था वो हमने चित्तौड़गढ़ जिला दर्शन के अंतर्गत पढ़ा। उसके बाद में माणा उदय सिंह जी को हमने उदयपुर जिला दर्शन के अंतर्गत पढ़ा। अब हम बात करें राजसमंद जिला दर्शन की, तो राजसमंद में प्रारंभ में हमने महाराणा प्रताप, चूंकि उनका जो जन्म है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था, तो वहां तक हमने पढ़ा। आज हम महाराणा अमर सिंह जी से लेकर महाराणा भीम सिंह जी तक की बात करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है आज की क्लास। बिल्कुल आज संक्षिप्त में और इंपॉर्टेंट बात करेंगे। सभी साथी जितने भी लाइव आ चुके हैं क्लास को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। हाड़ौती से प्रणाम, सूर्य नगरी से प्रणाम, चित्तौड़ से प्रणाम, रणथंभौर से प्रणाम, जाम्बोजी की नगरी से प्रणाम, सभी को प्रणाम, सभी को राम राम। तो आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महाराणा अमर सिंह जी के बारे में। कल हमने बात की थी महाराणा प्रताप के बारे में, उन्हीं के वीर पुत्र है। तो कर्नल जेम्स टोड ने इनके बारे में कहा है वीर राजा का वीर पुत्र, और वो कौन है? महाराणा अमर सिंह जी। तो अमर सिंह जी की बात हम करेंगे। कल हमने महाराणा प्रताप के बारे में 2 घंटे की क्लास में लगभग विस्तार से जानकारी प्राप्त की थी, क्योंकि महाराणा प्रताप एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज की इस क्लास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं महाराणा राज सिंह जी, लेकिन अमर सिंह जी, कर्ण सिंह जी, जगत सिंह जी, इनके समय में जो जो घटनाएं हुई है, 2-2, 3-3 घटनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, वो सारी बात आज हम करने वाले हैं। बिल्कुल सभी को प्रणाम। भिलवाड़ा से सांवर जी गुजर, आपको भी प्रणाम, सभी को राम राम। बिल्कुल अमर सिंह जी की छतरी जो है 16 खंभों की छतरी है, उनकी भी बात करेंगे। कहां पर बनी हुई है? गंगोद्भव नामक जगह पर, जिसे आहड़ उदयपुर कहा जाता है। क्लियर सभी को? हाँ जी, सभी को प्रणाम, सभी को राम राम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अमर सिंह जी की बात करते हैं। अमर सिंह जी का जन्म मचिंद्र के महलों में हुआ था। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। इनके पिता के नाम की बात करते हैं, पिता और माता। डायरेक्टली प्रश्न यहां से इनसे पूछा जाता है, तो सीधा सीधा हम आज एग्जाम पॉइंट व्यू की दृष्टि से ही बात करेंगे। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं इनसे संबंधित। सबसे पहले हम बात करते हैं पिता कौन है इनके? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप इनके पिता का नाम है और अजबदे इनकी माता का नाम है। अजबदे पंवार इनकी माता का नाम है। ये तो बिल्कुल इनसे संबंधित बेसिक जानकारी। कल हमने बात की थी कि 1585 में जब चावंड राजधानी बनी थी और 1584 में जब जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में अंतिम सैन्य अभियान मुगलों ने भेजा था, उसके बाद 1597 तक कोई मुगल अभियान नहीं भेजा गया। इसे अघोषित संधि कहा गया है इतिहासकारों के द्वारा। यह संधि महाराणा प्रताप की तरफ से ना होकर के अकबर के द्वारा थी, लेकिन इसका प्रभाव अमर सिंह जी के ऊपर विशेष तौर से पड़ता है, क्योंकि चावंड जब राजधानी बनती है वहां पर चावंड चित्र शैली का जो प्रारंभ है वो महाराणा प्रताप के समय होता है। इनके समय उस चित्र शैली का विकास होता है, लेकिन इनके बाद जैसे ही ये शासक बनते हैं, शासक बन जाते हैं कब? 1597 में। और इनका जो राज्याभिषेक है वो कहाँ हो जाता है? वो चावंड में होता है, क्योंकि महाराणा प्रताप जो है वहीं पर उनका देहांत होता है, बाद में अंतिम संस्कार भी होता है। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं। सबसे पहले इनसे संबंधित हम बात करते हैं। हरावल प्रतियोगिता इनके समय में हुई थी। हरावल प्रतियोगिता, बताइए हरावल प्रतियोगिता कब हुई थी, कहां पर हुई थी? ये ऊंटाला के किले में हुई थी। ऊंटाला दुर्ग, और ये कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। उदयपुर के इतिहास में हमने इससे संबंधित सारी जानकारी प्राप्त कर ली है। ये प्रतियोगिता किन किन के बीच में हुई थी? तो ये प्रतियोगिता हुई थी चुंडावतों और शक्तावतों के बीच में। चुंडावतों व शक्तावतों के बीच। शक्तावतों के मध्य। यहां पर यह प्रतियोगिता क्यों होती है, इसका कमेंट आप सभी साथी करेंगे। प्रतियोगिता कब हुई थी, प्रतियोगिता क्यों होती है? क्योंकि हरावल दस्ता जो कि सेना के आगे वाला भाग था, उसको लेकर के शक्तावतों और चुंडावतों के बीच में एक विवाद हो जाता है कि लंबे समय से चुंडावत जो है वो सेना के आगे वाले भाग में है। शक्तावतों ने कहा भाई हम भी ताकत में कमजोर नहीं है,
हम सेना के आगे वाले भाग में रहेंगे। तो ये धर्म संकट आ गया अमर सिंह जी के समय। अमर सिंह जी ने सोचा अब क्या करें, क्योंकि उटाला का जो किला था उस समय सुल्तान खां के नेतृत्व में, सुल्तान खां जो था वो मुस्लिम एक सेनापति था, उसने वहां पर अधिकार कर रखा था और इनको एक मौका मिल गया था उस दुर्ग पर अधिकार करने के लिए। इन्होंने चुंडावतों को और सक्तावतों को आदेश दिया, जाइए जो सबसे पहले उस दुर्ग पर अधिकार करेगा उन्हीं को मानेंगे हम, सेना में हरावल दस्ता जो है वो उन्हीं को दिया जाएगा। तो ये जो प्रतियोगिता है ये लगभग 1599 ईस्वी के आसपास होती है और इसमें चुंडावतों का नेतृत्व कौन करते हैं? चुंडावतों का नेतृत्व करते हैं जैत्र सिंह और सक्तावतों का नेतृत्व करते हैं बल्लू। यहां पर इसमें चुंडावतों की विजय हो जाती है। चुंडावत चुड़ावत एक ही बात है। यहां पर उटाला के किले पर आक्रमण किया जाता है दोनों के द्वारा और जब ये आक्रमण होता है तब यहां पर मुगलों का अधिकार होता है। मुगलों को जब पता चलता है कि दोनों तरफ से सक्तावतों और चुंडावतों ने इस दुर्ग को घेर लिया है, मुगल सेना वहां से भागकर निकल जाती है और वहां पर एक प्रकार से कहते हैं कि संघर्ष शुरू हो जाता है सक्तावतों और चुंडावतों के बीच में। इसमें जैत्र सिंह है जो कि चुंडावतों के नेतृत्व करता है और बल्लू जो है सक्तावतों के नेतृत्व करता है। बल्लू जो है एक प्रकार से हम कह सकते हैं ये एक दुर्ग है और ये इसके ऊपर ध्वज लगा हुआ है। तो इस तरफ जो गेट लगा हुआ था इस तरफ से आक्रमण किया सक्तावतों ने और इस तरफ से आक्रमण किया चुंडावतों ने। तो यहां पर जब बल्लू को पता चलता है कि चुंडावत जो है वो दुर्ग के अंदर प्रवेश करने वाले हैं, तभी बल्लू जो है यहां पर दुर्ग का जो मेन दरवाजा होता है जिसपे कीलें लगी होती है उनके आड़े खड़े हो जाते हैं और मावत को आदेश देते हैं कि आप हाथी को आदेश दीजिए इस दरवाजे को तोड़ दीजिए और हम दुर्ग के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तभी यह घटना का पता जैत्र सिंह को चलता है। जैत्र सिंह अपनी गर्दन काट करके क्या कर देते हैं, अंदर फेंक देते हैं और जब सक्तावत दुर्ग के अंदर प्रवेश करते हैं तब वो पाते हैं कि वहां पर जैत्र सिंह की गर्दन जो है कटी हुई पड़ी हुई है, ये मानते हुए कि हो सकता है कि ये पहले हमसे पहले दुर्ग में प्रवेश कर गए और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। बिल्कुल चुंडावतों का नाम ही ब्रांड है। किशन सिंह जी चुंडावत कह रहे हैं, बिल्कुल सक्तावत और चुंडावत दोनों का ब्रांड है। क्योंकि हम बात करें मेवाड़ी सेना में दोनों का सबसे ज्यादा मतलब सहयोग रहा है। मेवाड़ी सेना में सबसे ज्यादा पराक्रम दिखाने का काम दोनों ने किया है। चुंडावत भी किसी से कम नहीं है, सक्तावत भी किसी से कम नहीं है। मेवाड़ी सेना का सबसे मजबूत हिस्सा जो थे वो चुंडावत और सक्तावत थे। लेकिन अमर सिंह जी करे तो करे क्या, इनके समय में विवाद हो गया कि भाई चुंडावत जो कि कुंवर चूड़ा के वंशज हैं, कुंवर चूड़ा ने जब राजपाट का त्याग किया था वहीं से इनको अधिकार मिल गया था कि आने वाले समय में मेवाड़ महाराणा जो है उनको सुरक्षा देना, सेना में आगे रहना, बहुत सारी सुविधाएं उस समय उनको दी गई थी जो सदा से उनके साथ चली आ रही थी। सक्तावत जो कि महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह के वंशज हैं, उनका वर्चस्व बाद में कायम हुआ, लेकिन उन्होंने वर्चस्व जल्दी अपना कायम करने के लिए इतने सालों से जो चली आ रही चुंडावतों की परंपरा थी उनका विरोध किया कि भाई हरावल में हम रहेंगे, चंदावल में आप रहो, तभी ये प्रतियोगिता होती है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, हरावल प्रतियोगिता किस मेवाड़ महाराणा के समय हुई थी? अमर सिंह जी के समय हुई थी। ऊंटाला दुर्ग को जीतने के मैटर को लेकर हुई थी। इसमें चुंडावत और सक्तावतों ने दोनों ने वीरता का प्रदर्शन किया, जिसमें सक्तावतों का नेतृत्व किया था बल्लू ने और चुंडावतों का नेतृत्व किया था जैत्र सिंह ने। और इसमें अंतिम रूप से यदि हम विजय की बात करें तो विजय कौन हो जाते हैं? विजय इसके अंदर एक प्रकार से जैत्र सिंह जी के चुंडावत वंशज हो जाते हैं। बल्लू के जो साथी हैं सक्तावत वो चुंडावतों को बधाई देते हैं कि बधाई हो, इतने साल की परंपरा जो थी जिसमें आगे आपको रहने का गर्व होता था, मौका मिलता था, वो आपके पास परंपरा बनी हुई है। बिल्कुल क्लियर सभी साथियों को? हाँ जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि महाराणा प्रताप की जब मृत्यु होती है तब महाराणा प्रताप जो है वो अमर सिंह जी को कहते हैं कि जिंदा रहते हुए कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करना। लेकिन चूंकि हम बात करते हैं 1605 के बाद की, 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में जहांगीर जब शासक बनते हैं मुगल दरबार में, और शासक बनते सबसे पहले उनकी जो बात थी वो यही थी कि भारत में लगभग सभी क्षेत्र जो है हमारे अधीन है, मेवाड़ियों ने अभी तक हमारी अधीनता स्वीकार नहीं की है। और उसी बात को लेकर के वो समय समय पर सैन्य अभियान भेजते रहते हैं। लगभग मेवाड़ की आर्थिक स्थिति जो है वो खराब हो जाती है। इसी मेवाड़ की आर्थिक स्थिति को खराब देखते हुए हम बात करते हैं 1613 की वो घटना, 1613 को ईस्वी में शहजादा खुर्रम मेवाड़ आए
और शहजादा खुर्रम को यह दायित्व दिया गया था कि भाई मेवाड़ मुगल संधि जो है वो आपके नेतृत्व में होने वाली है। और इन्होंने आकर के सबसे पहले हम बात करें मांडल में, जहां का नाहर नृत्य प्रसिद्ध है, वहां पर आकर के इन्होंने वेट किया था कि यहां पर अमर सिंह जी आकर हमसे मुलाकात करेंगे, लेकिन अमर सिंह जी ने कह दिया था कि हम तो घोगुंदा में आकर आपसे मुलाकात करेंगे। फाइनली मुलाकात कब हो जाती है? घोगुंदा में मुलाकात होती है और उसके बाद में ये संधि हो जाती है। और इस संधि की बात हम करते हैं। संधि कब हो जाती है? संधि होती है 1615 ईस्वी के अंदर, और 1616 में अंग्रेजों के साथ जहांगीर संधि करता है, जिसमें सर टॉमस रॉय यहां पर आता है। और सर टॉमस रॉय संधि के बारे में कहता है कि ये जो संधि है ये जहांगीर ने अपने बाहुबल से नहीं बल्कि धन बल से यह संधि की थी। और महाराणा अमर सिंह जी की हम बात करते हैं, इनके समय मेवाड़ मुगल संधि हो जाती है। संधि की 4 प्रमुख रूप से शर्तें होती है। एक गौरवपूर्ण संधि होती है, जैसी संधियां दूसरों के साथ हुई है वैसी संधि मेवाड़ महाराणा अमर सिंह जी के साथ नहीं होती है। ये 2 घटनाएं अमर सिंह जी के समय की बहुत बड़ी घटनाएं हैं। बाकी चावड़ शैली के बाद बारे में हम उदयपुर में बात कर चुके हैं। देवगढ़ और नाथद्वारा शैली की हम पहले से बात कर चुके हैं। यहां पर हम वही बात करेंगे जो एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहां पर अब तक हमने इन शासकों से संबंधित बात नहीं की है। तो यहां पर 1615 में संधि कौन सी हो जाती है? मेवाड़ मुगल संधि। मेवाड़ मुगल संधि, चूंकि ये महाराणा अमर सिंह जी ये संधि नहीं करना चाहते थे, लेकिन मेवाड़ की आर्थिक स्थिति, मेवाड़ की जर्जर अवस्था को देखकर इनके पुत्र भावी महाराणा या कुंवर कह सकते हैं कर्ण सिंह जी ने इनको समझाया कि अभी ये संधि करना उचित है। हमारे व्यक्तिगत हित को हम साइड में रखते हुए राज्य हित को महत्व दे रहे हैं, क्योंकि मेवाड़ की जो इतने सालों की संघर्ष की परंपरा चल रही आ रही है उससे कहीं ना कहीं हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, जनता बहुत परेशान है। और ये कहते हुए अमर सिंह जी जो है इस संधि के लिए राजी हो जाते हैं। बहुत दुख होता है इनको इस संधि के बाद में कि भाई इनके पिताश्री जिन्होंने इतने लंबे समय तक संघर्ष किया, इनके दादा जिन्होंने मुगलों से इतने लंबे समय तक संघर्ष किया और इन्होंने संधि कर ली, इसका इनको बहुत बड़ा दुख होता है। इस संधि के बाद में ऐसा कहते हैं कि ये जो है उदयपुर से लगभग अभी जो वर्तमान में राजसमंद झील है जिसकी 9 चौकी पाल है वहां पर अपना प्रवास करके समय बिताते हैं और इनका अंतिम समय वहीं पर बीतता है। और वो घड़ी आ जाती है 1620 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहां पर हम इस संधि की शर्तों को मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं। इस संधि की शर्तें क्या थी? संधि की शर्तें ये थी, मेवाड़ियों ने 2 बातें अपनी रखी थी। पहली बात, मेवाड़ महाराणा कभी भी मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होंगे। दूसरी बात, हम मेवाड़ी राजकुमारी का विवाह आपके साथ नहीं करेंगे। दूसरों लोगों ने विवाह किया होगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हम विवाह संबंध स्थापित नहीं करेंगे। अब चूंकि पहले ही परेशानी हो रखी थी मुगलों के, तो मुगलों ने इनकी ये बातें स्वीकार कर ली, क्योंकि मुगलों को पता था कि चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो बहुत सुरक्षित दुर्ग है और एक बार यदि उसको मरम्मत कर दिया गया, क्योंकि उस समय वो खंडर अवस्था में था, यदि उसकी मरम्मत कर दी गई, मेवाड़ी सरदार जितने भी ये हमारे विरोधी लोग हैं ये अगर उस दुर्ग में जाकर के बैठ गए, हम उनका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस दुर्ग में खेती भी होती है, राशन पानी की इतनी लंबी चौड़ी व्यवस्था है कि लंबे समय तक सेना वहां पर अपना प्रवास कर सकती है। तो पहली शर्त मुगलों ने यह रख दी कि आप चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत नहीं करवाओगे, चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत आप नहीं करवा सकते। दूसरी बात, यदि मेवाड़ महाराणा हमारे दरबार में उपस्थित नहीं होता है तो उसके बाद में जो भावी महाराणा है या जो कुंवर है, युवराज है, वो हमारे मेवाड़ मतलब हमारे मुगल दरबार में उपस्थित होंगे और मेवाड़ महाराणा 1000 सैनिकों की सहायता मुगल सेना को देंगे। जब भी हमारी सेना यहां से गुजरेगी आप हमें सैनिक सहायता देंगे। इस प्रकार की एक गौरवपूर्ण संधि जो है ये महाराणा अमर सिंह जी के समय हो जाती है। बिल्कुल बात करेंगे इनके बाद में कर्ण सिंह जी की, प्रथम मेवाड़ी युवराज या प्रथम मेवाड़ी महाराणा जो कि मुगल दरबार में उपस्थित हुए थे। बिल्कुल करण जी कह रहे हैं सभी साथी एक बार क्लास को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। बिल्कुल साथियों क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बिल्कुल क्लियर सभी को? हाँ जी, अभी हम अमर सिंह जी के बारे में बात करेंगे। तो मेवाड़ मुगल संधि यहां पर कंप्लीट होती है, इसकी शर्तें जो है वो हम कर्ण सिंह जी के समय बात करेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं कर्ण सिंह जी के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है। पहली बात इनके संबंध में क्या है? पहली बात इनके संबंध में यह है कि मुगल दरबार उपस्थित होने वाले प्रथम मेवाड़ी युवराज या महाराणा भी कह सकते हैं, एक ही बात है। महाराणा इसलिए कह सकते हैं कि जब ये शासक बनते हैं तब
मुगल दरबार में इनका ओहदा बढ़ा हुआ होता है और तब ये युवराज भी होते हैं और बाद में जब अमर सिंह जी की मृत्यु होती है तब ये क्या बन जाते हैं, महाराणा बन जाते हैं। उसके बाद में ये उदयपुर आ जाते हैं और इनके स्थान पर जगत सिंह जी को वहां पर भेज दिया जाता है। तो यहां पर आप युवराज यहां पर क्या है ध्यान में रखें। प्रथम मेवाड़ी मुगल दरबार में उपस्थित होने वाले कौन है, युवराज। और इनको कितना मनसब प्रदान किया गया, 1000 का मनसब प्रदान किया गया, मनसब दिया गया। इनको 1000 का मनसब दिया गया। प्रारंभिक तौर पर 1000 मनसब इनके लिए बहुत ज्यादा होता था, चूंकि हम बात करते हैं कि मेवाड़ वालों ने कभी अधीनता स्वीकार करी नहीं, कभी उनकी सेवा चाकरी करी नहीं, तो उनको ज्यादा मनसब भी देने की कोई बात नहीं है। ज्यादातर मनसब किनको मिलता था, शासकों को मिलता था। कोई साम्राज्य के राजा हैं जो कि मुगल दरबार में क्या है, उनके दरबारी हैं, उनके अधीनस्थ हैं, उनके अनुयायी हैं, उनको सबसे ज्यादा मुगल दरबार में सम्मान मिलता था और मनसब भी सबसे ज्यादा उन्हीं को मिलता था। बिल्कुल क्लियर यहां पर तो बात कर ली है। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाले प्रथम मेवाड़ी युवराज 1000 का इनको क्या किया गया, मनसब दिया गया। दूसरी बात, कर्ण सिंह जी के समय हम बात करते हैं 1620 से लेकर 28 तक इन्होंने शासन किया है। और इन्होंने क्या किया था, इनके समय में हम बात करते हैं, इन्होंने जग मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया। तो पहली बात तो ये मुगल संधि में शामिल थे, दूसरी बात मुगल दरबार में उपस्थित थे। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं मुगल संधि में शामिल, ये भी लिख लेते हैं, मुगल मेवाड़ संधि में शामिल युवराज शामिल थे। तो मेवाड़ मुगल संधि में शामिल थे। जग मंदिर का इन्होंने क्या करवाया था, निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था। देखो, पूर्ण करने का अलग मामला है। जग मंदिर का मतलब वास्तव में ये कोई मंदिर नहीं है, ये एक इमारत है, एक बिल्डिंग है जो कहां बनवाई जा रही है, पिछोला झील के अंदर बनवाई जा रही है। हमने उदयपुर जिला दर्शन के अंतर्गत पिछोला झील को डिटेल में पढ़ा है, वहां पर स्थित महलों के बारे में हमने विस्तृत जानकारी ली है, वहां पर हमने इसके संदर्भ में पूरी बात की थी। यहां पर हम संक्षिप्त में बात करते हैं। जग मंदिर है कहां पर, पिछोला झील में है, पिछोला झील में है। यहां पर इनके समय में शहजादा खुर्रम आए थे तो उनको यहां पर ठहराया, खुर्रम को यहां शरण दी या ठहराया। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका निर्माण पूर्ण किसने करवाया, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। निर्माण पूर्ण तो जगत सिंह हैं फर्स्ट। इनके बाद जिन जगत सिंह जी की हम बात करेंगे, उन्होंने इसका निर्माण कार्य पूर्ण करवाया था। जग मंदिर की अभी तक हम बात कर रहे हैं, जग निवास पैलेस की हम अभी तक बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जग निवास पैलेस महाराणा जगत सिंह जी सेकंड के समय में निर्मित होगा, इसलिए उसकी बात हम सेकंड में करेंगे। क्लियर सभी को? हाँ जी, कर्ण सिंह जी ने स्टार्ट करवाया, जगत सिंह जी ने पूर्ण करवा दिया था। प्रथम मेवाड़ी युवराज जो कि मुगलों के दरबार में उपस्थित हुए थे, 1000 का इनको मनसब भी मिला था, मेवाड़ मुगल संधि में स्वयं उपस्थित भी थे। क्लियर सभी को? हाँ जी, तो यहां तक हमने सभी ने बात कर ली है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं कर्ण सिंह जी के बाद में। कर्ण सिंह जी के बाद में है जगत सिंह जी। जगत सिंह जी बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है यहाँ पर, और जगत सिंह जी के बारे में हम बात करते हैं। जगत सिंह जी के बारे में पहली बात तो जग मंदिर का निर्माण पूर्ण करवाया। जग मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया। दूसरी बात हम इनसे संबंधित करते हैं कि इन्होंने उदयपुर में जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया। जगदीश मंदिर बनवाया, और ये कहां पर है, उदयपुर के अंदर ये मंदिर है। इस मंदिर को सपनों का मंदिर भी कहते हैं, सपनों का मंदिर। इसके बारे में हमने डिटेल से बात कर ली है, जगदीश चौक में है, कौन इसके शिल्पी हैं वगैरह वगैरह सारी बातें। लेकिन इसके संबंध में एक बात यह आती है कि महाराणा राज सिंह जी के समय औरंगजेब के द्वारा इस मंदिर के ऊपर आक्रमण कर दिया जाता है। तब यहाँ पर नारोजी बारेट के साथ में 20 मेवाड़ी सरदार इस मंदिर की रक्षा करते हुए शहीद हो जाते हैं, जिसे 20 माचा तोड़ युद्ध कहते हैं। वो यही मंदिर है
उदयपुर जिला दर्शन के संबंध में विस्तृत जानकारी इसकी हमने ले ली है। इसके अलावा हम बात करते हैं जगत सिंह जी ने और क्या निर्माण करवाया। इन्होंने धाय मंदिर बनवाया, धाय मंदिर बनवाया, धाय मंदिर। और ये कौन सा मंदिर है? नौजू धाय का मंदिर है। ये नौजू धाय का मंदिर। चित्रकला में भी इन्होंने कोई विशेष काम किया था क्या, है ना? ये आप सभी साथी कमेंट करें, चित्रकला के संबंध में इन्होंने क्या काम किया था। हाँ जी, तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे धाय मंदिर इन्होंने बनवाया था। और जगत सिंह जी की यदि हम बात करें, माना कर्ण सिंह जी की बात करें, कर्ण सिंह जी के खुर्रम के साथ बहुत अच्छे रिश्ते थे। खुर्रम बाद में मुगल दरबार में मुगल बादशाह बन जाते हैं और मुगल बादशाह बनने के बाद भी उनके रिश्ते बहुत अच्छे रहते हैं। लेकिन खुर्रम जब शाहजहां के नाम से शासक बनते हैं, उनका कार्यकाल जो है वो कर्ण सिंह जी और इनके समकालीन रहता है। प्रारंभिक तौर पर इनके रिश्ते उनके साथ अच्छे रहते हैं। लेकिन हम बात करें 1631 के अंदर इनके बीच में कुछ बातों को लेकर के विवाद हो जाता है और उस समय दो जागीरें जो कि मेवाड़ में थी उनको क्या है ये अलग कर देते हैं। 1631 में शाहजहां ने प्रतापगढ़ को हम पहले देवलिया कहते थे, देवलिया, प्रतापगढ़ व शाहपुरा को अलग रियासतों का दर्जा दिया, अलग रियासतों का दर्जा। तो यहां पर हम बात करें 1631 में शाहजहां ने प्रतापगढ़ और शाहजहां को अलग से रियासतों का दर्जा दिया। इसका मतलब ये हिस्से क्या कर दिए, मेवाड़ से अलग कर दिए, अर्थात ये हिस्से मेवाड़ से अलग कर दिए। मेवाड़ से क्या कर दिए, ये हिस्से अलग कर दिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं इनसे संबंधित, तो बिल्कुल क्लियर है सभी साथियों को। हाँ जी, क्लास को सभी लाइक करें, अपने मित्रों के साथ क्लास को शेयर करना ना भूलें। बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है और आज की क्लास हमारे गुहिल राजवंश की अंतिम क्लास है। इसके बाद में लगभग गुहिल राजवंश जो है, मेवाड़ का जो स्वर्णिम इतिहास है वो हम कंप्लीट कर चुके होंगे। इससे पहले हमने बहुत सारी बातें इस इतिहास के संदर्भ में कर ली है, जिसमें महाराणा प्रताप, राणा सांगा, कुंभा, उनसे संबंधित सारी बातें हमने की। जगत सिंह जी के समय हम बात करें, इन्होंने चित्रकला को बहुत सारा प्रोत्साहन दिया। चित्रकला के क्षेत्र में भी इनकी बहुत बड़ी ख्याति मानी जाती है। बिल्कुल सभी को क्लियर। हाँ जी, नेट नहीं चल रहा है तो एक बार नेट बंद करके चालू करें, चल जाएगा। क्लियर? हाँ जी, अब बात करते हैं सबसे ज्यादा आज की जो क्लास है इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जिनका नाम है राज सिंह जी। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे महाराणा राज सिंह जी के बारे में। राज सिंह जी एक बहुत ही प्रमुख और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। यहाँ के इतिहास में स्वर्णिम इतिहास जो है वो महाराणा राज सिंह जी का माना जाता है। तो राज सिंह जी की बात करें हम सबसे पहले, राज सिंह जी के पिता का नाम क्या था? पिता, तो पिता अभी हम बात कर रहे थे जगत सिंह जी के बारे में। जगत सिंह जी इनके पिता हैं। इनका जो ये कार्यकाल है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मेवाड़ के 3-4 शासकों के कार्यकाल के बारे में एग्जाम में पूछा गया है, तो यहां पर आप इसको इंपोर्टेंट लगा करके लिख सकते हैं। अब तक एग्जाम में मेवाड़ महाराणा प्रताप के बारे में पूछा जा चुका है, उनका कार्यकाल पूछा जा चुका है, राज सिंह जी के कार्यकाल को पूछा जा चुका है, राणा कुंभा के कार्यकाल को पूछा जा चुका है। इसके अलावा हम बात करें महाराणा सांगा के कार्यकाल को पूछा जा चुका है कि उन्होंने कब से कब तक शासन किया। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है राज सिंह जी के बारे में, ये आप सभी साथी ध्यान रखें। अब हम यहाँ पर बात करते हैं महाराणा राज सिंह जी के बारे में। बहुत ही प्रबल हिंदू शासक थे और इनके समकालीन जो शासक हैं वो है औरंगजेब। ये शासक बन जाते हैं 1652 में, औरंगजेब शासक बनता है 1658 में। चूंकि वहां पर हम बात करते हैं कि मुगल दरबार में मुगल जितने भी
दरबारी थे उनके बीच में कुछ मतभेदों को लेकर मतभेद उजागर हो जाते हैं। बाद में अलग अलग अपने गुट बना लेते हैं और शाहजहां के पुत्रों में यही घटना हम उत्तराधिकार का युद्ध कहते हैं। उत्तराधिकार के अंतिम युद्ध की यदि हम बात करें जिसमें औरंगजेब विजय होता है और उस समय मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी होते हैं। राज सिंह जी से औरंगजेब सहायता मांगता है कि आप मेरी सहायता कीजिए। राज सिंह जी उस समय ये कहते हैं कि आपके आपस का ये मामला है, आपकी निजी ये लड़ाई है, आप बिल्कुल स्वतंत्र होकर के ये मुद्दा जीतिए और जो बाद में मेवाड़ मुगल मतलब जो मुगल दरबार में जो शासक बनेगा, जो मुगल शासक बनेगा, बादशाह बनेगा, हम तो उनकी सेवा कर देंगे। भाई हमारे संधि का नियम भी यही है, हम आपके आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। तो औरंगजेब इनसे प्रारंभिक तौर पर कोई इनसे नाराजगी नहीं थी कि बिल्कुल स्पष्टवादी आदमी है, चिकनी चुपड़ी कोई बात नहीं की, मना कर दिया सीधा कि भाई हम अभी आपकी सहायता नहीं कर सकते, बाद में जैसे ही आपके कोई शासक बनेंगे हम सहायता कर देंगे। और ऐसा कहा जाता है कि 1658 में जब औरंगजेब मुगल बादशाह बनते हैं तब इनके पुत्र सुल्तान खां, जिनको कि सुल्तान सिंह, जिनको कि सौभाग्य सिंह भी कहा जाता है, वो यहाँ पर उपस्थित होते हैं उनके दरबार में, उनको नजराना भेंट करते हैं, उनको उपहार भेंट करते हैं और वो भेंट किनके द्वारा भेजी जाती है? राज सिंह जी के द्वारा भेजी जाती है। लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं अपन कहते हैं कि इनके बीच में, औरंगजेब और इनके बीच में धार्मिक कट्टरता को लेकर के भी मामला विवादित हो जाता है। औरंगजेब चूंकि कट्टर मुस्लिम शासक थे और महाराणा राज सिंह जी जो कि हिंदू परंपरा को मानने वाले थे, और यही इनके बीच में एक विवाद का कारण बनता है। कुछ विवाद के प्रमुख कारण जो है वो हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले विवाद का जो कारण है वो क्या रहता है? इन्होंने चारुमती के साथ विवाह किया था। तो बात करते हैं किशनगढ़ की राजकुमारी, किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती, किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से धर्म की रक्षार्थ विवाह किया। अब यहां पर एक मुद्दा ये, किशनगढ़ की राजकुमारी जो कि रूप सिंह जी की पुत्री है, मान सिंह जी की बहन है, औरंगजेब को जब इनकी सुंदरता के बारे में पता चलता है, औरंगजेब इनको नारियल भिजवा देता है कि भाई चारुमती से मैं विवाह करूंगा। एक प्रकार से ये कह सकते हैं जबरदस्ती एक सगाई हो जाती है। चारुमती वैष्णव धर्म को मानने वाली थी, वैष्णव धर्म को संरक्षण राज सिंह जी ने भी दे रखा था। चारुमती ने एक पत्र लिखा महाराणा राज सिंह जी को कि क्या एक हंसली से एक बगुला विवाह करेगा? तभी राज सिंह जी ने वापस पत्र लिखा कि नहीं, हंसली से विवाह हंस ही करेगा, बगुला विवाह नहीं कर सकता। और तभी इन्होंने वापस पत्राचार में इनकी बात हुई। चारुमती ने कहा यदि आप मेरे धर्म की रक्षा नहीं करोगे, यदि आप मुझसे विवाह नहीं करोगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी और इसकी सारी जिम्मेदारी मैं आपको सौंपती हूं। तो राज सिंह जी ने यह कहा था कि धर्म के लिए तो मरने मारने की बात आ जाती है, फिर एक विवाह की बात जो है इसको हम कैसे स्वीकार नहीं करें। वहां पर सेना लेकर के पहुंच जाते हैं राज सिंह जी और इनके साथ विवाह कर लेते हैं। चारुमती को विवाह करके कहां लेके आ जाते हैं? उनको लेकर के आ जाते हैं उदयपुर। और यहां पर हम बात करते हैं ये विवाह की जो घटना है ये कब होती है? ये होती है 1660 ईस्वी के अंदर। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। एक घटना इससे पहले हम बात करते हैं कि 1657 से लेकर 58 में जब आपस में संघर्ष चल रहा था, एक प्रकार से कह सकते हैं कि मुगलों के बादशाह बनने के संघर्ष को लेकर कि औरंगजेब शाहजहां के बाद में जो है वो शासक कौन बनेगा। औरंगजेब चूंकि सबसे छोटा भाई था लेकिन सबसे महत्वाकांक्षी था और सबसे मजबूत व्यक्ति भी था, सबसे वीर व्यक्ति भी था और सबसे योग्य व्यक्ति भी था। लेकिन दारा शिकोह जो कि सबसे बड़ा पुत्र था, नियम के अनुसार उनको शासक बनना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर औरंगजेब अपनी महत्वाकांक्षा को हावी करते हुए दारा शिकोह को युद्ध में पराजित कर लेते हैं। उस समय जब उनके बीच में संघर्ष चल रहा था तब राज सिंह जी को क्या है इस घटना का पता चलता है। मौके का फायदा उठाने के लिए ये क्या करते हैं, 1657 से 58 ईस्वी में टीका दौड़ का आयोजन करवाते हैं। टीका दौड़ का आयोजन, ये टीका दौड़ है क्या ये भी हम समझ लेते हैं। टीका दौड़ का मतलब इन्होंने क्या किया था कि महाराणा प्रताप के समय जब महाराणा प्रताप को अधीन करने के लिए अकबर ने कुछ मुगल चौकियां, मुगल थाने स्थापित कर दिए थे, उनको ध्वस्त करना, उन पर आक्रमण करना, उनके साथ लूटपाट करना, उनको पूरी तरीके से समाप्त करना, यही एक कारण था। क्या है? टीका दौड़। और इन्होंने टीका दौड़ का आयोजन करवा दिया। ये जानकारी जब औरंगजेब को मिलती है, औरंगजेब कहता है कि भाई ये आदमी ऐसा है जो एक तरीके से क्या है, अपने मुगल दरबार में किरकिरी है,
परेशान ये व्यक्ति अपने को कर सकता है। और इसी के बाद में हम बात करते हैं चारुमती से विवाह कर लेते हैं। इस बात को लेकर औरंगजेब और इनके बीच में ठन जाती है, एक नाराजगी हो जाती है, जो कि एक बहुत ही भयंकर नाराजगी होती है और एक युद्ध होता है। औरंगजेब एक बहुत ही बड़ी सेना भेजता है इनके विरुद्ध और वो युद्ध होता है देसूरी की नाल का युद्ध। देसूरी की नाल का युद्ध, देसूरी की नाल का जो युद्ध है ये किनके बीच में होता है? राज सिंह वर्सेज औरंगजेब। औरंगजेब यहां पर स्वयं नहीं आता है, औरंगजेब की सेना, और यहां पर राज सिंह जी की तरफ से भाग लेने वाले कौन है? रतन सिंह जी चुंडावत। रतन सिंह चुंडावत। और रतन सिंह जी चुंडावत कहां के हैं? सलूम्बर के ये रहने वाले हैं, सलूम्बर। अब यहां पर जो एक घटना घटती है जो इतिहास में बहुत ही क्या है, फेमस है, उसकी हम बात करने वाले हैं। रतन सिंह जी चुंडावत की बात करें, इनकी रानी कह सकते हैं, पत्नी कह सकते हैं, जिनका नाम था सहल कंवर। सहल कंवर बूंदी के शासक संग्राम सिंह की पुत्री थी, हाड़ी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुई। और यहाँ पर हम बात करते हैं इनका नया नया विवाह हुआ था और उधर से पता चल गया राज सिंह जी को औरंगजेब की सेना मेवाड़ पर आक्रमण करने वाली है, देसूरी के निकट डेरा डाल चुकी है। सबसे पहले हमने इससे पहले जब बात की थी उंटाला के दुर्ग में हरावल प्रतियोगिता जब हुई थी उसमें चुंडावत विजयी हुए थे और उन्होंने बीड़ा उठाया था मेवाड़ पर जब भी संकट आएगा हम सबसे आगे अग्रिम पंक्ति में मिलेंगे। रतन सिंह जी चुंडावत को राज सिंह जी ने संदेशा भिजवाया कि आइए आपका स्वागत है, औरंगजेब की सेना देसूरी के नाल तक आ चुकी है। वहां पर देसूरी की नाल जो है ये राजसमंद और पाली की सीमा पर पड़ती है, बिल्कुल क्लियर। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं सेना यहां पर आके डट जाती है। रतन सिंह जी चुंडावत जो है वो यहां पर आ जाते हैं राज सिंह जी के कहने पर। लेकिन क्या है कि जब ये घर से रवाना हो रहे थे, बार बार नई शादी हो रखी थी इनकी, तो बार बार इनको अपनी रानी की याद आ रही थी, सहल कंवर की याद आ रही थी। इन्होंने सहल कंवर को कहा था कि युद्ध में हो सकता है मुझे आपका स्मरण हो जाए, इसके लिए आप ऐसा करो मुझे कोई सेनानी दे दो या मुझे कोई निशानी आप दे दो। ये बात जब सहल कंवर सुनती है तब वो सोचती है हो सकता है युद्ध में इन्हें मेरी याद आ जाए, मेरी निशानी को देखकर बार बार ये मुझे याद करें और इस प्रकार से इनका मनोबल जो है वो युद्ध में अपनी मातृभूमि के प्रति टूट जाए और विरोधी सेना या जो दुश्मन सेना है वो इनको वीर गति को प्राप्त कर दे या इनके ऊपर टूट पड़े, इनको मृत्यु प्राप्त हो जाए। ये एक योद्धा की मृत्यु नहीं हो सकती, ये बात सही नहीं है, उचित नहीं है। इसको देखते हुए कहते हैं कि सहल कंवर जो है उसने अपनी गर्दन काट दी, एक सोने के थाल में सजा करके किनको भेज दी? रतन सिंह जी चुंडावत को भेज दी। रतन सिंह जी ने जब सिर देखा सहल कंवर का, इनका एक प्रकार से कह सकते हैं मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ जाता है कि यार ये कैसी घटना हो गई, मैंने निशानी मांगी थी। लेकिन इनको पता चल गया कि एक क्षत्राणी जो है वो यही निर्णय ले सकती है। और बाद में कहा जाता है कि रतन सिंह जी टूट पड़ते हैं किनके ऊपर? मुगलों की सेना पर, औरंगजेब की सेना पर। और ये देसूरी की नाल का जो युद्ध है वो रतन सिंह जी इसमें वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। मेवाड़ के राज सिंह जी की इसमें विजय हो जाती है। सहल कंवर की ये घटना जो है इस पर एक पुस्तक लिखी हुई है जिसका नाम है सेनानी। सेनानी या इसे सेदानी भी आप कह सकते हैं। और ये सेनानी क्या है? निशानी इसे हम कह सकते हैं। और इसकी रचना किसने की थी? मेघराज मुकुल ने इसकी रचना की थी। मेघराज मुकुल ने इसकी रचना की थी। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? इसके अंदर लिखा हुआ है कि चुंडावत मांगी सेनानी, चुंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो सतराणी, सिर काट दे दियो सतराणी। तो ये एक इंपॉर्टेंट घटना जो है वो किनके समय हो जाती है? राज सिंह जी के समय। ध्यान रखें हरावल प्रतियोगिता जो है वो अमर सिंह जी के समय हुई थी, जबकि देसूरी की नाल का जो युद्ध है वो किनके समय हुआ था? बिल्कुल देसूरी की नाल जो है वो राजसमंद और पाली को जोड़ती है, बिल्कुल क्लियर है। और यहीं पर युद्ध हुआ था किनके बीच में? औरंगजेब के और इनके बीच में। एक मुद्दा था जजिया कर का। कमेंट करें सभी साथी, जजिया कर औरंगजेब ने कब लगाया था? जजिया कर, सबसे पहले ये जजिया कर जो है ये मुहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी के आसपास लगाया था। मुगलों में यदि हम बात करें तो अकबर ने ये जजिया कर लगाया था। है क्या ये जजिया कर? तो गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर।
गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर। तो गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था एक जजिया कर, जिसको औरंगजेब ने लगा दिया था। पहले अकबर ने इसको समाप्त किया था, औरंगजेब ने इसको पुनः लगा लिया। और गैर मुस्लिमों का मतलब अर्थात हिंदुओं से लिया जाने वाला एक कर था। राज सिंह जी ने कहा भाई हम ये कर नहीं देंगे। बिल्कुल आंसर आ रहा है 1669 भी आंसर आ रहा है और 1679 भी आंसर आ रहा है। बिल्कुल क्लियर है सभी? हाँ जी। तो 1669 के अंदर यहां पर हम बात कर रहे हैं 1669 के अंदर जो कर लगाया था वो जजिया कर था। और 1679 के अंदर उन्होंने एक शाही फरमान जारी किया जिसे बनारस फरमान के नाम से जाना जाता है। उस फरमान के तहत क्या हुआ था? उस फरमान के तहत वृंदावन के मंदिरों पर आक्रमण कर दिया और वहां पर गोसाई ब्रदर्स जो श्रीनाथ जी और द्वारिकाधीश जी और मथुरेश जी की मूर्ति लेकर के राजस्थान में भाग करके आते हैं। मथुरेश जी की मूर्ति कोटा में स्थापित करवाई जाती है, द्वारिकाधीश जी की मूर्ति कांकरोली में स्थापित करवाई जाती है, श्रीनाथ जी की मूर्ति सिंहाड़ गांव में स्थापित करवाई जाती है, जिसे वर्तमान में हम श्रीनाथ द्वारा के नाम से जानते हैं। क्लियर सभी साथियों को? हाँ जी। तो यहां पर अधिकांश साथी जो है वो 1679 का आंसर दे रहे हैं और कुछ 1669 का आंसर भी दे रहे हैं। 1669 और 1679 बिल्कुल क्लियर है, दोनों सही है। यहाँ पर जजिया कर जो है, चलो ठीक है, इसको विवादित नहीं बनाते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं महाराणा राज सिंह जी ने और क्या निर्माण करवाया था। तो महाराणा राज सिंह जी ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया। राजसमंद झील का निर्माण करवाया। यहां पर राज प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाई। राज प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाई। अब यहां पर कल हम पर्यटन स्थलों में राजसमंद झील को विस्तार से पढ़ेंगे, तब इसकी बात और हम कर लेंगे। प्रशस्ति की यदि हम बात करें तो रणछोड़ भट्ट तेलंग जो है वो इसके रचनाकार थे, बंगाली ब्राह्मण थे। संस्कृत भाषा में ये प्रशस्ति लिखी हुई है, 25 शिलाओं पर लिखी हुई है, 25 कृष्ण शिलाओं पर ये लिखी हुई है। बिल्कुल क्लियर। गोमती नदी के पानी को रोककर बनाया। छोटी गोमती नदी जिसका उद्गम वेरों के मठ से होता है, बड़ी गोमती नदी इनके बाद हम महाराणा जयसिंह जी की बात करेंगे। महाराणा जयसिंह जी ने बड़ी गोमती नदी पर जयसमंद का निर्माण करवाया था, जिसका विस्तार से वर्णन हम उदयपुर जिला दर्शन में पढ़ चुके हैं। बिल्कुल क्लियर। सबसे पहले भारत में जजिया कर जो है मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था 712 ईस्वी में। उसके बाद में हम बात करें फिरोज शाह तुगलक ने, उसके बाद अकबर ने, उसके बाद औरंगजेब ने, उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला ने, बहुत सारे व्यक्तियों से संबंधित इसका संबंध रहता है। और इसके बाद में हम बात करते हैं कि मंदिरों को तोड़ने का क्या दिया, एक शाही फरमान जारी किया। शाही फरमान। तो यहां पर हम बात करते हैं मंदिर तोड़ने के शाही फरमान का विरोध किया। शाही फरमान का विरोध किया। शाही फरमान का विरोध कर दिया और 2 मंदिर इन्होंने स्थापित करवाए। कौन कौन से उसकी भी बात हम कर लेते हैं। पहला है श्रीनाथ जी मंदिर, श्रीनाथ जी मंदिर, और दूसरा है द्वारिकाधीश जी मंदिर, द्वारिकाधीश जी मंदिर, द्वारिकाधीश जी मंदिर। और ये दोनों कहाँ पर है? ये मंदिर है सिंहाड़ के अंदर, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं? श्रीनाथ द्वारा कहते हैं। और ये मंदिर कहाँ पर है, इसकी बात भी हम कर लेते हैं। ये मंदिर कहाँ पर है? ये मंदिर कांकरोली के अंदर है, कांकरोली। तो यहां पर हम कह सकते हैं इतने सारे कारणों को लेकर के औरंगजेब और इनके बीच में क्या हो गया था? विवाद हो गया था। बाद में
1979 के आसपास औरंगजेब ने आक्रमण कर दिया था, किसके ऊपर? मेवाड़ के ऊपर। और उस समय हम कह सकते हैं कि बहुत सारी हिंदू इमारतों को क्या कर दिया था? ध्वस्त कर दिया था, जिसमें जगदीश मंदिर के बारे में हमने पढ़ा है उदयपुर में। वहां पर 20 माचा तोड़ युद्ध हुआ था, जिसमें नारोजी भारत ने उसकी रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। और उस समय वृंदावन से जो मूर्तियां लाई गई थी उनको यहाँ पर स्थापित करवा दिया गया था, जिसमें 2 स्पेशली मूर्तियां हैं, श्रीनाथ जी की मूर्ति और द्वारिकाधीश जी की मूर्ति। ये सभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो राज सिंह जी से संबंधित इतनी इंपॉर्टेंट हमने जानकारी ली। चारुमती से इन्होंने धर्म की रक्षार्थ विवाह किया था, टिक्का दौड़ इनके समय हुई, देसुरी की नाल का युद्ध इनके समय हुआ, जजिया कर का इन्होंने विरोध किया था, मंदिर तोड़ने के शाही फरमान का भी इन्होंने विरोध किया, राजसमंद झील का इन्होंने निर्माण करवाया था। यहाँ पर राज प्रशस्ति उत्कीर्ण है, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। यहीं पर हम बात करेंगे गौर माता का मंदिर है, 9 चौकी पाल इसको कहते हैं, सभी हम वहां पर बात करने वाले हैं। सेनानी नामक रचना सहल कंवर के बलिदान पर लिखी गई है, मेघराज मुकुल ने इसको लिखा है। रतन सिंह जी चुंडाऊ जो कि सलुम्बर के थे, उनकी रानी थी, और सहल कंवर संग्राम सिंह जो कि हाड़ा शासक थे बूंदी के, उनकी पुत्री थी। अब हम बात करते हैं महाराणा जय सिंह जी के बारे में। महाराणा जय सिंह जी प्रथम के बारे में हमने बात की, अब हम बात करते हैं जय सिंह जी द्वितीय के बारे में। तो सॉरी, यहाँ पर प्रथम की बात करेंगे, द्वितीय की बात बाद में करेंगे। इससे पहले हमने जगत सिंह जी प्रथम की बात कर ली है, जगत सिंह जी द्वितीय की बात हम आगे करने वाले हैं। महाराणा अभिराज सिंह जी प्रथम की हमने बात की थी, तो यहाँ पर हम बात करते हैं जय सिंह जी के संबंध में। जय सिंह जी से संबंधित क्या बात हो सकती है? इन्होंने थोड़े समय तक मुगलों का विरोध किया, बाद में संधि की। तो ये दोबारा जो है, ये कह सकते हैं मेवाड़ मुगल संधि सेकंड, मेवाड़ मुगल संधि, इसे हम सेकंड कह सकते हैं, सेकंड नंबर की मेवाड़ मुगल संधि ये थी। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं इनसे संबंधित, इन्होंने जयसमंद झील का निर्माण करवाया था, जयसमंद झील का निर्माण करवाया, जयसमंद झील का इन्होंने निर्माण करवा दिया। जयसमंद झील कहां पर है? उदयपुर के अंदर है, ये उदयपुर में है। इसे ढेबर झील भी कहते हैं, ढेबर झील भी कहते हैं, गोमती नदी पर है ये। इससे 2 नहरें निकाली गई है, श्यामपुरा व भाट नहर। इसी के किनारे पहाड़ी पर चित्रित हवा महल है, रूटी रानी का महल भी यहीं पर है, और गोमती नदी पर यह निर्मित है। और गोमती कौन सी? बड़ी गोमती नदी, बड़ी गोमती नदी। तो छोटी गोमती नदी राजसमंद में है, बड़ी गोमती नदी क्या है? उदयपुर में है। तो ये संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी जो थी वो किससे संबंधित थी? वो महाराणा जय सिंह जी से संबंधित थी। इसके बाद में अमर सिंह जी सेकंड की हम बात करते हैं। 1710 इनका कार्यकाल रहता है। इनके समय में क्या घटना होती है? 1708 ईस्वी के अंदर एक घटना होती है, और उसके बारे में आप कमेंट करें 1708 की क्या घटना है। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे अमर सिंह जी के बारे में। अमर सिंह जी से संबंधित क्या घटना है? अमर सिंह जी से संबंधित घटना है 1708 में एक देवारी समझौता हुआ था, और इस समझौते के अंदर जो शामिल रियासतें थी उनमें एक थी आमेर, दूसरी मेवाड़, और तीसरी थी जोधपुर। तो यहां पर हम बात करते हैं कि आमेर से उस समय कौन शासक थे? सवाई जय सिंह हैं, सवाई जय सिंह हैं उस समय शासक हैं। मेवाड़ से अमर सिंह जी सेकंड शासक हैं, अमर सिंह हैं सेकंड। और जोधपुर के कौन है? अजीत सिंह जी इसमें शामिल हैं।
अजीत सिंह जी इसमें शामिल है, दुर्गादास राठौड़ जो है उनके सहयोग से ये संधि होती है। और इस संधि का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि इधर अजीत सिंह जी जो कि मारवाड़ के अपदस्थ शासक हैं उनको शासक बनाना है, औरंगजेब का विरोध करना है। औरंगजेब की मृत्यु 1 साल पहले हो चुकी है, मौके का फायदा उठा करके ये क्या करेंगे, यहाँ पर ये समझौता करेंगे। तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है यहाँ पर ये देबारी समझौता। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है देबारी समझौता और गिंगोली के युद्ध में क्या अंतर है। एक तो डेट का अंतर है, ये 1708 को होता है जबकि वो 1807 को होता है। इसमें मेवाड़, मारवाड़ और आमेर सहयोग की बात कर रहे हैं और उसमें क्या करेंगे, विरोध की बात करेंगे। उसमें आपस में युद्ध हो जाएगा, कृष्णा कुमारी के लेकर एक विवाद होगा, उस विवाद की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। बिल्कुल सभी साथी क्लास को शेयर भी करते रहे। आज अपने क्लास में कंटेंट ज्यादा है इसलिए अपन पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो अमर सिंह जी के समय सबसे इंपॉर्टेंट घटना क्या है, यही रहने वाली है। इसके बाद में हम बात करते हैं महाराणा संग्राम सिंह जी द्वितीय के बारे में, जो शासक रहते हैं 1734 तक ये शासक रहते हैं। और इनके समय क्या घटना होती है, इनके समय हुरडा सम्मेलन की योजना बनती है। हुरडा सम्मेलन, हुरडा सम्मेलन की योजना, हुरडा सम्मेलन की योजना। हुरडा सम्मेलन कहां पर होता है, भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में। और कब होता है तो 1734 ईस्वी के अंदर। उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य है मराठों के विरुद्ध, मराठों के विरुद्ध राजपूत शासकों की एकता, राजपूत शासकों की एकता। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं उद्देश्य क्या था इस सम्मेलन को करने का। भाई सम्मेलन का उद्देश्य यह था कि सम्मेलन करना था मराठों के विरुद्ध में। और यहीं पर हम बात करते हैं इन्हीं के समय में मराठे राजस्थान में या फिर हम कह सकते हैं मेवाड़ में क्या कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन इस सम्मेलन की अध्यक्षता नहीं कर पाते हैं, योजना जरूर बनाते हैं लेकिन अध्यक्षता नहीं कर पाते हैं, अध्यक्षता नहीं कर पाए क्योंकि इससे पहले इनकी मृत्यु हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। अब हुरडा सम्मेलन से पहले इनकी मृत्यु हो गई थी, तब इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, तब इसकी अध्यक्षता करेंगे महाराणा जगत सिंह जी सेकंड। जगत सिंह जी सेकंड के समय में क्या क्या घटना है तो यहां पर हम लिख सकते हैं, इन्होंने हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की। हुरडा सम्मेलन की इन्होंने क्या की, अध्यक्षता की। भाई इनके पिता के समय में इसकी योजना तो बन गई थी लेकिन कह सकते हैं हम कि उसे मूर्त रूप नहीं दे पाए थे। बिल्कुल सरपंच के पड़ोसी जी कह रहे हैं सर बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ा रहे हो, तो बिल्कुल कंटेंट की ही बात यहाँ पर हो रही है। इस क्लास को यदि आप विस्तार से देखना चाहते हैं तो अपने संकल्प परिवार का जो यूट्यूब चैनल है उस पर A to Z राजस्थान नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सर ने आपको मेवाड़ का इतिहास संपूर्ण जानकारी विस्तार से दे दी गई है। अब यदि हम मेवाड़ के इतिहास को पुनः डिटेल से पढ़ते हैं लगभग 1 महीने का समय यहाँ पर लग सकता है। तब तक हम जिला दर्शन की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। महत्वपूर्ण बात हम यहाँ पर करेंगे जहां से एग्जाम में सीधा प्रश्न बन सकता है। जगत सिंह जी के समय हुरडा सम्मेलन हुआ था। इनके समय में हुरडा सम्मेलन हुआ था और यह कह सकते हैं कि मराठों ने बहुत लूटपाट मचाई थी, मेवाड़ को भी बहुत परेशान किया था। और उन्होंने बूंदी के उत्तराधिकार संघर्ष के अंदर इन्होंने तो अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप किया लेकिन जयपुर के शासक सवाई जय सिंह जी ने प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप कर दिया। और यही परिणाम रहा कि 1733 में मराठों ने जयपुर पर आक्रमण कर दिया, वहां से धन वसूली की और जय सिंह जी को काफी परेशान किया। चूंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं पहले देबारी समझौता हो चुका है, उसमें ये सहयोग की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं महाराणा भीम सिंह जी से संबंधित, बहुत ही इंपॉर्टेंट इनसे संबंधित बात रहने वाली है। 1807 की यदि हम बात करें तो एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था गिंगोली का युद्ध। गिंगोली का युद्ध
और ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? भीम सिंह जी का इससे कोई लेना देना नहीं है। गिंगोली का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? मान सिंह वर्सेज जगत सिंह। जगत सिंह कहाँ के शासक हैं? जयपुर के शासक हैं। मान सिंह जी मारवाड़ के शासक हैं। मारवाड़ के शासक हैं। और ये विवाद क्यों हुआ था, ये युद्ध क्यों हुआ था? तो यहां पर हम बात करते हैं मेवाड़ राजकुमारी कृष्णा कुमारी को लेकर यह युद्ध हुआ। एग्जाम में सीधा प्रश्न आ जाता है, मेवाड़ के किस महाराणा की पुत्री का नाम कृष्णा कुमारी था, जिसको लेकर के जयपुर और मारवाड़ के शासकों के बीच में युद्ध हो गया? तो वो थे महाराणा भीम सिंह जी। और मारवाड़ के शासक थे मान सिंह जी। इनके बड़े भाई का नाम था भीम सिंह जी, जिनकी सगाई हुई थी कृष्णा कुमारी के साथ, लेकिन विवाह से पूर्व इनकी मृत्यु हो जाती है। और मान सिंह जी ये कह करके कि भाई मेरे भाई की मृत्यु हुई है, मैं तो अभी जिंदा हूं, मुझसे बिना पूछे सगाई दूसरी जगह कैसे कर दी? भीम सिंह जी ने कहा ये हमारा निजी मामला है। तभी जगत सिंह जी कहते हैं कि भाई मेरी मंगेतर के बारे में आप इस प्रकार की उल्टी सीधी बात नहीं कह सकते, आपके भाई की मृत्यु हो चुकी है, बाद में महाराणा ने मेरे साथ सगाई कर दी है, अब विवाह मैं करूंगा, आप एक भी बात उल्टी सीधी करोगे तो ये बात सही होने वाली नहीं है। इस बात से नाराज होकर के मान सिंह जी सेना लेकर के आ जाते हैं। हिंगोली नामक मैदान में दोनों के बीच में युद्ध हो जाता है। और इस युद्ध के अंदर जय सिंह जी की क्या हो जाती है? जगत सिंह जी की विजय हो जाती है। मान सिंह जी क्या करते हैं? बार बार परेशान करते रहते हैं, आक्रमण करते रहते हैं। कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया जाता है। बाद में कृष्णा कुमारी की मृत्यु के साथ ही यह विवाद खत्म हो जाता है। जहर दिया, और किसने दिया था? ये अमीर खां पिंडारी ने। अमीर खां पिंडारी, अमीर खां पिंडारी ने जहर दिया था। और ये कहाँ के थे? ये टोंक के थे। और इनके साथ जहर खाने के साथ ही ये विवाद क्या हो गया? समाप्त हो गया। और अंग्रेजों की संधि की यदि हम बात करें तो 1818 में इन्होंने क्या कर ली थी? संधि कर ली थी। और इसी के साथ में मेवाड़ का स्वर्णिम इतिहास जो है वो इनके समय में समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं 1818 ईस्वी में इन्होंने अंग्रेजों से संधि कर ली। ये संधि इसलिए हुई थी शासकों के बीच में और अंग्रेजों के बीच में। शासक युद्धों से परेशान थे, सामंत इनके ऊपर हावी हो रहे थे, इनकी बातें मानते ही नहीं थे। तो इन्होंने परेशान होकर के सुरक्षा का वादा लेकर के अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर ली। अंग्रेजों को भी राजा महाराजाओं का सहयोग प्राप्त करना था, इसलिए उन्होंने राजा महाराजाओं को लोभ लालच देकर के पहले राजा महाराजाओं ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, बाद में उन्होंने एक प्रकार से इस डेट के बाद में अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और भीम सिंह जी प्रथम मेवाड़ी शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की। और इस संधि के साथ ही मेवाड़ का स्वर्णिम इतिहास जो है वो दोबारा समाप्त हो जाता है। पहला स्वर्णिम इतिहास 1615 की बाद जब मेवाड़ मुगल संधि होती है तब उनके स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। दोबारा अंग्रेजों के साथ संधि के समय ये स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। इसी के साथ मेवाड़ का जो गौरवपूर्ण इतिहास है वो भी समाप्त हो जाता है। और हम एक अंतिम शासक की बात और कर सकते हैं। यहां पर हम बात कर सकते हैं कि मेवाड़ के जो अंतिम शासक थे वो कौन थे? महाराणा भूपाल सिंह। महाराणा भूपाल सिंह अंतिम शासक, या फिर हम कह सकते हैं कि आजादी के समय शासक, आजादी के समय शासक जो कि अपाहिज थे। और बाद में इनको एकमात्र महाराज प्रमुख भी बनाया गया था मेवाड़ महाराणा को सम्मान देते हुए। ये था मेवाड़ का गौरवपूर्ण इतिहास। सभी साथी क्लास को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। कल हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे पर्यटन स्थलों के बारे में। तब तक आप पुरानी क्लासों को रिवीजन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।